हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जोर आजमाइश हुई सियासी पार्टियों के बीच में, अब लगभग मतदान संपन्न हो चुका है। जिन मतदान केंद्रों में लोग लाइन में लगे हैं वो बस वोट कर पा रहे हैं, लेकिन 6 बजे के बाद बारी होती है एग्जिट पोल की कि जनता के मूड में क्या था और जिस तरीके से जनता ने वोट किया और अब सरकार बनने और एग्जिट पोल पर सवाल होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल लगातार टोटल टीवी का जो रहा है वो भरोसे वाला रहा है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल जनता के मन में जो था उसके जरिए दिखाने की कोशिश की, तो हर बार उसमें हम खरे भी उतरे, सटीक भी, और सबसे पहले भी हमने इस बात पहले भी साबित करके दिखाई और आज भी हम इस पर बात करेंगे। जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, इस चुनाव में किस तरह का माहौल दिखाई दिया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस मुख्य दल के रूप में इस चुनाव में थे और कहा जा रहा था कि यह चुनाव महामुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि छटपटाहट दोनों ही पार्टियों में थी, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी। बीजेपी में इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता में आना था, हैट्रिक लगानी थी। कांग्रेस 10 साल से वनवास झेल रही है, उन्हें सत्ता में आना है और ऐसे में अब जनता ने क्या किया इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मतदान संपन्न हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं किस तरह का उत्साह दिखाई दिया। जो परसेंटेज आ रहा है वो क्या कह रहा है, क्योंकि 14 और 19 में जिस तरह के का माहौल था उस पर भी सवाल जवाब हुआ, क्या 24 में आते आते कुछ बदला है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल महेश्वरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। अनिल महेश्वरी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, आप इस चुनाव पर सबकी नजरें थी क्योंकि यह चुनाव काफी बेहद अहम बीजेपी के लिए, नाक का सवाल कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। ये वोटिंग जो हुई है, जो मतदान हुआ है, ये क्या कहता है? मतदान का परसेंटेज तो कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन हरियाणा स्टेट की स्थापना हुई 1966 में और 1966 से अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उनमें 3 इलेक्शन ऐसे रहे हैं कि जिनमें बड़ी कांटे की लड़ाई नहीं, एक तरफा फैसले आए। एक तो हुआ था सन 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी कांग्रेस को हरा के, 75 सीट 90 के हाउस में आई थी जनता पार्टी को। एक हुआ 1987 में जी, जो मैंने कवर किया, मैं उस टाइम चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए पोस्टेड था जी। उसमें आई 90 में से 85 सीट देवीलाल जी ने जो फ्रंट बनाया था, उस फ्रंट में जिसमें सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी सब शामिल थे, 5 सीट सिर्फ कांग्रेस को आई। या उसके बाद में तीसरा इलेक्शन जिसमें एक तरफा हुआ वो हुआ 2005 में, जिसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी और उनकी पार्टी को कुल 17 सीट आई और बाकी 67 सीट गई कांग्रेस को। इसी तरह इस इलेक्शन में जो इलेक्शनरिंग थी, जो चुनाव प्रचार था, उसे देख के ये लग रहा था कि उन 3 चुनावों की तरह इस चुनाव में भी एक तरफा होगा। बाकी एग्जिट पोल आपका बतलाएगा और दिन काउंटिंग वाले दिन बतलाएंगे कि क्या होगा, लेकिन जनता का ऐसा लगता है कि मन बना लिया था जनता ने उन तीनों चुनाव में भी। और एक चीज मैं आपको और इसमें स्पष्ट कर दूं, 1987 के चुनाव में बावजूद देवीलाल जी की इतनी भारी जीत होने के, और उस टाइम चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, कांग्रेस को सीट आई 5 लेकिन वोट मिली 30% और 33% वोट मिली थी लोकदल को जिसकी आई 60 सीटें। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट का जो इलेक्शन है कुल 3% के मार्जिन से इलेक्शन इतना फर्क हो गया। वो तो चौधरी देवीलाल की जो रणनीति रही कि 36 कौमों को जोड़ लो, एक सीपीआई को भी सीट दी, एक सीपीएम को ये इलेक्शन दूसरा है जिसमें सीपीएम को एक अलायंस ने, अच्छे अलायंस ने, कांग्रेस ने एक सीट सीपीएम के लिए छोड़ी है। हालांकि सीपीएम के कुछ कार्यकर्ता स्टेट भर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम भी वो उनकी मेहरबानी पर जीते और इस बार भी सीपीएम अगर जीती तो वो मेहरबानी से जीतेगी कांग्रेस की। जी अनिल बंसल साहब, जिस तरीके से महामुकाबला इसे कहा जा रहा है, 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम सामने हमारे है, 61% मतदान हुआ, 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग होती है, जो लोग लाइन में लगे होंगे वो लोग वोट करेंगे। ये परसेंटेज क्या कहता है और जो उत्साह दिखाई दिया, ये भी कुछ बदलाव का संकेत दे रहा है या फिर कुछ और है? आपका नजरिया क्या? जो मुझे नजर आया जी, 2 पैटर्न है इस मतदान में। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह से ही थोड़ा शहरी क्षेत्र के मुकाबले मतदान ज्यादा था, जो देखने में आया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उत्साह और शहरी क्षेत्र में ये सब जगह एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। जो शहरों के लोग हैं वो मतदान करने के लिए कम निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा निकलते हैं। जो आपने बात की कि जो महामुकाबला है, तो महामुकाबला तो इसलिए कि बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में जो हमने
एंटी इनकम्बेंसी के थीसिस को और जो एक सिद्धांत चलाता था उसको ध्वस्त किया है, वो हम हरियाणा में भी ध्वस्त कर दें तो ये बात स्थापित जो है कि एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है, प्रो इनकम्बेंसी हम उसको प्रूव करेंगे, ऐसा बीजेपी का प्रयास रहा है। लेकिन बीजेपी की दुविधा दूसरी है, जब 2019 में उसको लोकसभा में 10 की 10 सीटें मिली हरियाणा में, तब उसकी और नारा दिया था अब की बार 75 पार 90 में से, तब सीटें घटकर 40 आई थी विधानसभा में। और तीसरा जो उन्होंने प्रयोग किया, विधानसभा लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले ही अपने मुख्यमंत्री को बदला। तो मुख्यमंत्री को बदला जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ये एक तरह का कहीं ना कहीं एडमिशन है, कन्फेशन है, स्वीकारोक्ति है कि हमारा मुख्यमंत्री या तो सही काम नहीं कर रहा था या लोकप्रियता उसकी कम हो गई थी। तो जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हो कि आपकी लोकप्रियता कम हो गई है मुख्यमंत्री की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आशंका है, डर है। तो बीजेपी पोस्चरिंग के लिए सबको करना चाहिए और करते ही हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी निर्दलीय भी लड़ता है तो वो ये कहता है कि मैं जीत रहा हूं, ये तो कोई नहीं कहेगा मैं हार रहा हूं। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर पहले से रहा है कि जो लोकसभा में 5 सीटें आई 10 में से, वो तो मुख्यमंत्री बदलने के बाद आई, मुख्यमंत्री को तो उससे पहले ही बदल दिया था। पर 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी अब की बार 75 पार के नारे पर 40 ही सीटें रह गई, और वो तो जेजेपी की 10 सीटों की बदौलत सरकार इतने साल तक चलती रही। तो ये निश्चित रूप से एक हवा कांग्रेस ने अपने पक्ष में चलाई या बनाई, ये तो एक अलग मुद्दा हुआ, मतदाता ही तय करेंगे। एग्जिट पोल से थोड़ा रुझान हमको पता लग जाएगा, पर नतीजे जब 8 को आएंगे तभी तय होगा। पर जो इस बार का माहौल लग रहा था वो कि चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे पहलवान का मुद्दा हो, चाहे जवान का मुद्दा हो, इन सब बातों पर देखते हुए ओवरऑल बीजेपी के पक्ष में कोई लहर हरियाणा में नजर नहीं आ रही थी कतई नहीं। जो आपने जिक्र किया शहरी और ग्रामीण वोटर्स के बीच में जो ये गैप देखने को मिला और उत्साह में भी परिवर्तन दिखाई दिया, ये क्या संकेत देता है? क्योंकि कुछ पार्टियों को लेकर, बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है ग्रामीण इलाके नहीं फायदेमंद है या शहरी इलाके ज्यादा फायदेमंद है, इसको नुकसान के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल बताएंगे, लेकिन फिर भी शुरुआती तौर पर क्या समझें? हाँ देखिए, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों की आबादी ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों में नौकरी पेशा लोग भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं और लोग हैं, तो उस नाते ये मान सकते हैं हम कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा सा एंटी बीजेपी माहौल के रूप में हम इसका अभी असेसमेंट कर सकते हैं। बाकी तो परिणाम ही बताएंगे। जो महेश्वरी जी ने एक चर्चा में यहाँ करना चाहूँगा, इन्होंने अभी जिक्र किया था 1987 में देवीलाल जी की और बीजेपी गठबंधन की 85 सीटें आई थी। तो देवीलाल जी उसी सफलता के बल पर पूरी राष्ट्रीय राजनीति में आए। उन्होंने 1989 के लोकसभा चुनाव के वो मेन कैंपेनर थे, पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जाने को तैयार नहीं थे इलाहाबाद, सुनील शास्त्री वहां लड़े, उपचुनाव हुआ, अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दिया, वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ चुके थे, लोकसभा की सदस्यता छोड़ चुके थे, तो उपचुनाव हुआ इलाहाबाद, तो तब देवीलाल जी ने अपने ही हेलीकॉप्टर से हरियाणा सरकार के विश्वनाथ प्रताप सिंह को इलाहाबाद भेजा कि जाओ पर्चा भरो। और देवीलाल जी एक बात और कहते थे लोकसभा चुनाव में कि हमने हरियाणा में कांग्रेस का जनाजा निकाल दिया। तो लोगों ने कहा जी कंधा देने वाले तो 4 छोड़ दो, तो हमने 4 कंधा देने वाले छोड़ दिए। फिर लोगों ने कहा जी एक रोने वाली छोड़ दो पीछे, तो एक हमने रोने के लिए छोड़ दी। जसमा देवी भजनलाल की वाइफ 5वीं जीती थी, 5 विधायक जीते थे, जिनमें एक जसमा देवी थी, 4 पुरुष थे। तो ये भजनलाल का एक जुमला था देवीलाल जी का, जो पूरे देश में लोकसभा चुनाव में उन्होंने घूम घूम के सब जगह प्रचारित किया। इसके अलावा जो अभी महेश्वरी जी ने कहा, उन्होंने फ्रंट बनाया था। जो आज बात हो रही है, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ जाट की पॉलिटिक्स कर रही है या दलित की पॉलिटिक्स कर रही है, वो बीजेपी 36 कौम की 35-34 कौम की पॉलिटिक्स कर रही है। तो चौधरी देवीलाल जी ने ही वो मंचों पर जाते थे और सब जगह बोलते थे कि ये कांग्रेस ब्राह्मण पार्टी है, नाई एक जात होती है। किसी ने नाई एमएलए बनाया, हमने नाई को एमएलए बनाया, और फिर एक आदमी खड़ा कर देते, नाई खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता था। किसी को कहते थे धीमर को कोई एमएलए बनाया तो धीमर खड़ा हो जाता था। ये चीजें वो लोकसभा के चुनाव में करके लोगों को दिखाते थे। और इसका एक बात है सर, इस बार भी आपने जाट का जिक्र किया, जाट और दलित का कॉम्बिनेशन हर कोई इस चुनाव में भुनाने की कोशिश करता रहा। हरियाणा का इतिहास भी ये कहता है, अगर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा 3, 4, 5 मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो उसके अलावा सब जाट कम्युनिटी से आते हुए दिखाई दिए। और उसके बावजूद इस चुनाव में भी कुछ इसी तरह की बात सियासी दल करते दिखाई दी। बीजेपी को देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी, और कांग्रेस ने भी एक इस तरह की संकेत देने की कोशिश की, नहीं जाट उनके कब्जे में अभी भी है, बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे आप, कांग्रेस ने गैर जाट भी मुख्यमंत्री बनाए अतीत में, और भजनलाल जी खुद गैर जाट थे, उन्होंने यही पॉलिटिक्स की जो आज बीजेपी ने उसको करने की कोशिश की। और जब मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बने
वो जब बीजेपी तो कभी सोच नहीं सकती थी, हरियाणा में 90 में से अपने बूते 47 सीटें बीजेपी ले आई। वो कभी बंसीलाल जी के साथ गठबंधन करके लड़ती थी, कभी देवीलाल जी के साथ गठबंधन करके लड़ती थी। और जनसंघ के समय से ही, जब मंगल सेन आदि वहां के नेता होते थे पुराने हरियाणा में जनसंघ के, तो अपना कोई ऐसा वजूद नहीं था जो बीजेपी ने निश्चित रूप से 2014 में एस्टेब्लिश किया कि 90 में से 47 सीटें लेकर अपने बूते सरकार बनाई। तो ये बड़ी, और ये मुझे लगता है कि एक वैक्यूम जो हरियाणा में हुआ इतने साल तक, 3-4 दशकों तक चौधरी देवीलाल या उनके परिवार का वर्चस्व रहा हरियाणा की राजनीति में, वो एक तरह से लुप्त हो गया है। आज स्थिति ये हो गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस यही